जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी जीके और जीएस की महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसकी जीके और जीएस की, ठीक है। अगर आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 20 क्वेश्चन टोटल, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीएस के रहने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपने देखा, आपको बताना है कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। अगर आप 18 से 20 या 19 अंक लेकर के आते हैं, आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही है। ठीक, तो आ जाइए चेक कर लेते हैं। आप अपनी पढ़ाई को आंकिए और मैं देखता हूं कि आप कितना अच्छा पढ़े हो। ठीक है, तो आपको लास्ट में बस इतना ही करना है कि आपको बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से भी जाना जाता है? और किस नाम से जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो 1857 में हुआ था? ऑप्शन देखिएगा आपके पास है, आपके पास इधर साइड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, मुझे तो देखना पड़ेगा सामने ही। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय विद्रोह, उपर्युक्त सभी। तो फटाफट से आप बता दो कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो 10 मई को, कब? 10 मई को ये जो है लड़ाई स्टार्ट होती है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को। ठीक, 1857 को स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। ठीक, और क्यों हुआ था ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो गन की जो गोलियां रखने वाला था, वो जो कॉर्टेज जिसको बोलते हैं आप, रखने वाला, वो क्या था कि सुअर और उसमें गाय की चर्बी मिलाई जा रही थी। इससे जो हमारे हिंदू धर्म को आपको अच्छे तरीके से पता है कि गाय को हम मां का दर्जा देते हैं, और इस्लाम धर्म में यही सुअर को वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अगर छू लेते हैं उसको तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है ना। तो ये चीज, दोनों चीज की, सुअर की और गाय की चर्बी से कॉटेज बनती थी, उसी को क्या करते थे, मुंह से उसको उस टाइम पे खोलते थे। तो ये हो गया कि भाई ऐसा है कि जब ये कॉटेज पूरी बनी हुई है उससे, सुअर की और गाय की चर्बी से, इसका मतलब हम अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज से आग पकड़ती है, और आग पकड़ने के बाद ये पूरी क्रांति का एक नाम ले लेती है, एक क्रांति, एक पहचान बन जाती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है? जो भारत का कौन सा भाग ऐसा है, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो मूल अधिकार से संबंधित रहने वाला है? भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 7? फटाफट से आप बता दो। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भाग आपका 2 है, भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता दिलाता है। क्या दिलाता है आपको? नागरिकता।
नागरिकता दिलाने का कार्य करता है। और भाग अगर 4 की बात कर ली जाए, भाग 4 हमारा क्या कहता है, डीपीएसपी। आप हर परीक्षा में देखते ही होंगे कि डीपीएसपी से क्वेश्चन बन ही जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डीपीएसपी। डीपीएसपी से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे भाग 2 किससे है, नागरिकता से है, और भाग 4 डीपीएसपी से है। इसका मतलब भाग 3 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, कब किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, 1825, 1827, 1831, 1829। अब जल्दी जल्दी से बता दो भैया कि कब हुआ था सती प्रथा का बहिष्कार। सबसे पहले किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सती प्रथा का बहिष्कार करने में, तो कौन थे वो व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने, ठीक। अब उस टाइम पे वायसराय कौन था, कौन इस कानून को पारित किया था भैया कि ऐसा है कि जो सती प्रथा है वो गैर कानूनी है। तो जल्दी से आप बता दीजिएगा कि कौन था वो व्यक्ति, फटाफट से बताइएगा। तो कौन थे, वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक। कब किए थे, तो 1829 में किया था। कब किया था, तो 1829 में किया था, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। डी इज द राइट आंसर। डी एकदम से आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, आईएनए। जल्दी से बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या फिर भगत सिंह ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, फटाफट से बता दो। तो 1942 में, कब, 1942 में मोहन सिंह, कौन, मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। इसके बाद पुनर्गठन किसने किया, पुनर्गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, पुनर्गठन किया था। और नेतृत्व भी किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नेतृत्व किया था, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, या आपके मन में अभी भी चल रहा है क्रिस का गाना सुनेगा दिन भर इंस्टाग्राम में देख देख करके क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है। नहीं कहो तो सुनाओ क्रिस का गाना, सुनने का मन हो तो एक बार बता दो, मैं सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मनुष्यता का द्वार, ठीक है, क्या है, मनुष्यता का द्वार काव्य का लेखक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट से आप जवाब दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का, 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात कर ली जाए तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रहने वाली है? वीणा रहेगी, वीणा, और कौन सी है? वीणा है। उसके अलावा आप फटाफट से बताइएगा और कौन सी है? गुंजन है, गुंजन है। अगर सूरदास की हम बात कर लेते हैं, सूरदास की अगर बात की जाए, सुरसागर है, साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी है, ठीक है। अब बचा कौन? महादेवी वर्मा। कौन बचा? महादेवी, महादेवी वर्मा। तो आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है। अमेरिका है, चीन है, भारत है या फिर पाकिस्तान है? क्वेश्चन नंबर 6, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो भारत है। कौन सा है? भारत है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है दुशासन से, बी स्थायी बंदोबस्त से, ऑप्शन नंबर सी सहायक संधि की प्रथा से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7th का जवाब दीजिएगा। 1793 कितना? 1793 की बात है। कहाँ की बात है? बंगाल की बात है। कहाँ की बात है? तो ये बंगाल की बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि भैया कहा कि आज से आप जो खेती कर रहे हो, किसान लोगों से बोला कि जो आप खेती यहाँ पे कर रहे हो इसका मैं क्या कर देता हूँ कि आपको फिक्स टैक्स बना देता हूँ, कि चाहे आपकी अगर ज़्यादा खेती होगी तब भी मुझे इतना ही टैक्स चाहिए, और कम खेती होगी तब भी मुझे इतना ही टैक्स चाहिए। कितना टैक्स चाहिए भैया? तो 10/11, 10/11 इनको क्या चाहिए था? टैक्स चाहिए था। इतना टैक्स तुम दे दो, इसके बाद तुम चाहे कुछ भी करो, उससे मुझे मतलब नहीं है। इससे क्या हुआ कि किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि खेती ऐसा है भैया कि खेती कभी किसी साल हुई, किसी साल ना हुई। अगर ना हुई खेती तब भी हमें इतना ही टैक्स देना है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा पहले का पैसा हमने धन संचय करके रखा है उसी में से उठा करके उन्हें देना पड़ेगा, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा किसानों में प्रॉब्लम बढ़ने लगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करना बंद कर दो, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाल ही में मित्र भूषण अवार्ड किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, मोहन यादव को? किसे मिला हुआ है? जल्दी से आप बता दीजिएगा किसे मिला है, फटाफट से बताओ कि किसे मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मित्र विभूषण अवार्ड
किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है, योगी आदित्यनाथ को मिला है, अमित शाह को मिला है, या फिर मोहन यादव को मिला है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना, ये अवार्ड मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी फटाफट से देख लेते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि त्रिपिटक डैश 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 का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन देखिएगा, जैन धर्म का है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम धर्म का है, ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म का है। तो जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में कौन सा रहने वाला है? जितने भी वेद हैं आपके, वेद में लिख देता हूँ, ऋग्वेद हो, साम वेद हो, अथर्ववेद हो, ये सारे वेद क्या हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथ रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म का जो रहने वाला है वो है कुरान। क्या है? कुरान सबसे पवित्र पुस्तक इनकी मानी जाती है मुस्लिम धर्म की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, जैन धर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैन धर्म में क्या है? अगम है। क्या है? अगम है, ठीक। इसके बाद अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपिटक है, त्रिपिटक है, जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने के लिए मिल रहा है? बौद्ध धर्म किसमें देखने के लिए मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना हो तो मैं फटाफट से इसको क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित रहने वाला है? लोक नृत्य है, ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिएगा किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? फटाफट से बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आंध्र प्रदेश अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आंध्र प्रदेश में ही एक अंधा व्यक्ति क्या करता है, वहां पे रहता है। मान लीजिए अंधा व्यक्ति रहता है और वो क्या करता है, अगर अंधा है तो उसको दिखाई नहीं देगा, जब दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा, वो कच्ची पूड़ी खाएगा। उसी से याद रखिएगा कुचिपुड़ी। क्या याद रखिएगा? कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित रहने वाला है। कच्ची पूड़ी से याद रखिएगा, एक अंधा व्यक्ति है और वो कच्ची पूड़ी खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि अंधा है भाई, उसको दिखाई देता है कि पूड़ी पक गई है कि नहीं पकी है। तो उससे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। तो जीएस का क्वेश्चन क्या कहता है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, डाइन है, किलोग्राम है या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं किलोग्राम की, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो 11th वाले क्वेश्चन में अगर द्रव्यमान की बात कर ली जाए, किलोग्राम की अगर हम बात करते हैं, किलोग्राम की अगर हम बात करें, किलोग्राम की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसका है? द्रव्यमान का। किसका है? तो द्रव्यमान का है, ठीक है। तो अब तो ये द्रव्यमान जो किलोग्राम है
किलोग्राम तो आपका हट गया ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके ऑप्शन से हट गया है। अब बचा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। न्यूटन आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से बताइएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, बल कहलाती है, शक्ति कहलाती है, विस्थापन कहलाती है? जल्दी से बताइएगा कि क्या कहलाती है कार्य करने की क्षमता। अगर बल की मैं बात करता हूं तो बल का जो काम है वो किसी चीज को धक्का देना या फिर उसको खींचना, बल तो ये कहलाता है। ठीक है, विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन बताइए, किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव अगर हो जाता है तो उसी को हम विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा इज द राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13वां, जल्दी से बताइएगा कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। भैया एसआई का पेपर है, एसआई में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। साइंस है, साइंस पूछेगा तो तगड़ी ही पूछेगा। अब थर्ड क्लास सेकंड क्लास वाइज थोड़ी साइंस पूछने वाला है कि 8वीं की आप साइंस पढ़ के बैठ गए, इसके बाद कह रहे हो कि एसआई का पेपर देने जा रहे हैं। इतना आसान तो पूछेगा नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है वो रहेगा। तो जल्दी से बताइएगा कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश 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 है। तो मीटर है, हर्ट्ज है, मीटर प्रति सेकंड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। मीटर प्रति सेकंड, जल्दी से बताइएगा कौन सा है? क्या लगता है, मीटर प्रति सेकंड होगा या फिर कुछ और देना चाहोगे आंसर? जल्दी से बता दो, दे दो जो आंसर देने का मन करे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। मीटर प्रति सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, मीटर प्रति सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो मीटर प्रति सेकंड आपका एकदम से गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तो भैया चाल का है। किसका है? चाल का है। तो फिर आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ध्वनि मापने के लिए आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं ध्वनि के लिए? ध्वनि के लिए हम हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। हर्ट्ज से हम इसको मापने का काम करते हैं। उसकी जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक, कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दूं। द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। हिमीकरण है, विखंडन है, संलयन है, इनमें से कोई नहीं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का है? जल्दी से बताओ, केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का है? अगर जिसको बायोलॉजी लग रहा है वो बता दे। तो कौन सा हो जाएगा? हिमीकरण। हिमीकरण आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझाने की जरूरत है वहां पे मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है?
सही मिलान है नहीं, ये कह रहा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए नींबू ऑक्जेलिक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी इमली टार्ट्रिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए इसे बताइएगा। तो इसमें से भैया इमली तो टार्ट्रिक एसिड है, इमली में टार्ट्रिक एसिड बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है, हाँ हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश 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 समूह होता है, एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है या एक्स एक्स होता है या फिर वाई वाई होता है, वाई वाई एक्स एक्स होता है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शंस एक्स एक्स ए ऑप्शन, ऑप्शन बी एक्स, ऑप्शन बी क्या है एक्स वाई है ये, यहाँ पे एक्स और एक्स है, यहाँ पे सी वाई और वाई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है एक्स एक्स वाई वाई। जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। चलिए से बताइए। अगर मैं बात कर लेता हूं कि मनुष्य में पुरुषों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, तो कौन कौन से होते हैं भैया, तो एक्स और वाई होता है। यही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है, लिंग को निर्धारण करने का काम करता है। ठीक है, लड़का होगा कि लड़की, लड़का होगा या फिर क्या होगी, लड़की होगी, ये बात कौन डिसाइड करता है, तो पुरुष ही डिसाइड करता है। अब देखेंगी, आप देख पाएंगे कि भाई जहाँ पे सास कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे लड़के का लड़का नहीं हुआ लड़की हो गई, तो यहाँ पे सास को समझना चाहिए, या आप लोग जा करके अच्छे समझा देना कि बेटा सासू माँ एक काम करिए कि ऐसा है, इस बात को समझिए कि ये आपके बेटे को के ही ऊपर डिपेंड करता है, ये बेटे के ही ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, लड़कियों के अंदर केवल कौन सा होता है, एक्स एक्स, एक्स और एक्स गुणसूत्र क्या है, पाए जाते हैं। ठीक, गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं लड़कियों के अंदर, लड़कियों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। केवल लड़का ही ऐसा है, लड़का ही ऐसा है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के दौरान अगर वाई गुणसूत्र जा करके अंडाशय से मिल जाता है, अंडे से मिल जाता है, तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, क्या होगा, लड़का होगा। और अगर यहीं पे वाई की जगह में एक्स गुणसूत्र मिल जाता है अंडे से, तो क्या होगा, लड़की होगी। क्या होगा, लड़की होगी। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मछली में पाया जाता है एक कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय या तीन कक्षीय हृदय या फिर पांच कक्षीय हृदय। तो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा कि कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि चार कक्षीय हृदय वाले कौन कौन से लोग होते हैं, ये बताइए कि मनुष्य के अंदर कितने कक्षीय होते हैं, कितने कक्ष होते हैं हृदय में, मनुष्य के अंदर।
मनुष्य के अंदर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के अंदर कितने हृदय नहीं कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 कक्षीय होता है मनुष्य। और मनुष्य के साथ साथ जो पक्षी होते हैं, कौन होता है? पक्षी भी कितने, पक्षियों के अंदर भी 4 कक्षीय होते हैं। ये भी 4 कक्षाएं इनके भी हृदय में पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा क्या है? मछली में पाया जाता है। मछली में केवल 2 कक्षीय होते हैं। कितने होते हैं? 2 कक्षीय। 2 कक्षीय होता है मछली, ठीक है ना? 2 कक्षाएं इनमें पाई जाती हैं। याद रहेगा या फिर नहीं याद रहेगा? जल्दी से बताइए, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 कक्षीय कौन है, फिर तो 3 कक्षीय आपके घर में जो छिपकली होती है ना, छिपकली जिससे लड़कियां बहुत डरती हैं, हाँ वही वाली छिपकली, उसके अंदर कितनी कक्षीय पाई जाती है? भाई लड़कियों को बोल देना कि उनका जो दिल होता है, जो छिपकली का दिल होता है, बहुत कमजोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर 3 ही कक्षाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर 4 कक्षाएं, तुम्हारे अंदर 4 कक्षाएं हैं जरूर, लेकिन उसके अंदर 3 ही कक्षाएं हैं। तो 3 कक्षाएं हैं जब, तो वो ज्यादा तुमसे डरेगा। तो इसलिए बहुत तेज मत चिल्लाया करो, क्या पता उसको हार्ट अटैक आ जाए। किसको? छिपकली को। लड़कियों को कुछ नहीं होना है। वो लड़कियां केवल पता है कब डरती हैं? जब कोई हो तब वो डरेंगी। अगर कोई वहां पे अगल बगल देखती हैं कि कोई अगर नहीं है ना, उसको उठा करके फेंक देंगी, हाथ से उठा कर फेंक देंगी। चाहे देख लेना कभी। तुम नोटिस करना, है ना? केवल क्या करती हैं? देख करके, मतलब एक्टिंग भी इतना रियल करती हैं यार। ये कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच से कोई डरने की चीज है? देखो कॉकरोच तक से डर जाती हैं। तो छिपकली के अंदर कितने कक्षीय हृदय होता है? तो 3 कक्षीय हृदय होता है। 2 कक्षीय मछलियों के अंदर होता है, 4 कक्षीय मनुष्य, और उसके साथ में किसके अंदर होता है? पक्षियों के अंदर 4 के कक्षीय हृदय पाया जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? कोशिका कहते हैं, केशिका कहते हैं, सिरा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको हटा देते हैं पहले, इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, केशिका एकदम से आपका सही जवाब होगा। भैया ये हमारे शरीर में इसका काम क्या है? तो क्या करती है? तापमान को नियंत्रित करती है। क्या करती है? तापमान को नियंत्रित करती है। तापमान को नियंत्रित करती है। और दूसरा काम इसका क्या है भैया? ये क्या करती है? कोशिका को, किसको? कोशिका को ऑक्सीजन देने का काम करती है। देने का कार्य करती है, ठीक? ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। समझ में आया? तापमान को भी नियंत्रित करती है, और क्या करती है? हमारे कोशिकाओं को पोषक तत्व भी देती है। कुछ पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती है, और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है इस क्लास को। आपको मेरा सपोर्ट करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर आप मुझे नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट नहीं हूँगा तो क्लासेस लाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता यार। अगर आप, आज का मैं टारगेट रखता हूँ 10 से 12 लाइक, केवल आप 10 लाइक कर दो, इसके बाद ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा। 10 लाइक करना है, आज का टारगेट है मेरा कि 10 लाइक किसी भी तरीके से हो जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी लार। तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रही है वो आपका एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।